नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल मुंबई में सैफ अली खान पर हुए हमले की खबर पर है, क्योंकि सैफ अली खान तो हमले के 5 दिन बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह सैफ अली खान अस्पताल से निकले और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हालत में अपने घर पहुंचे, उसे लेकर राजनीतिक सवाल उठाए जाने लगे। दो संजय यानी शिवसेना के नेता संजय निरुपम और उद्धव ठाकरे की पार्टी के शिवसेना के नेता संजय राउत ने सैफ अली खान के गहरे जख्म के इतनी जल्दी ठीक होने पर हैरानी जताई है। संजय निरुपम ने तो पकड़े गए बांग्लादेशी आरोपी को लेकर ही सवाल उठा दिया है। निरुपम ने आशंका जाहिर की है कि सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी और पकड़े गया बांग्लादेशी आरोपी का चेहरा एक जैसा क्यों नहीं दिखता। संजय निरुपम ने सैफ अली खान और करीना कपूर से पूरी वारदात का सच उजागर करने की मांग की है। निरुपम ने आशंका जताई है कि मुंबई में घुसपैठिए बांग्लादेशी ड्रग्स जैसे अवैध कारोबार में भी शामिल होते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है। मोबाइल लोकेशन, डेटा से लेकर कपड़ों पर खून के दाग, सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में मिली आरोपी की टोपी से लेकर तमाम सबूत पुलिस को मिल चुके हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। पुलिस ने सैफ अली खान का बयान भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि सैफ हमला केस में पुलिस की थ्योरी पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर सरकार में शामिल शिवसेना के नेता ही जांच की दिशा और तथ्यों पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि क्या सैफ हमला कांड में अभी भी पूरा सच सामने आना बाकी है। ऐसी तमाम आशंकाओं और सियासी सवालों के साथ हम आज के दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं कि संजय निरुपम और संजय राउत ने क्या आरोप लगाया और पुलिस अब क्या थ्योरी दे रही है। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, काला चश्मा, चेहरे पर फिर वही मुस्कान। सैफ अली खान 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से अपने घर लौट आए। जो भी ये वीडियो देखता है एक बार जरूर सोचता है, वाकई बहुत मजबूत है सैफ, जो चाकू के 2.5 इंच से लंबा टुकड़ा रीढ़ की हड्डी के पास धंसने के बावजूद 5 दिन में फिर से उसी तरह उठ खड़े हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस सैफ का यूं ही फिट होकर चलना, अपने घर अस्पताल से लौटना, मानो महाराष्ट्र में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों के मन में सवाल पैदा कर रहा है। संजय राउत और संजय निरुपम, उद्धव की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना, दोनों दल के संजय के मन में संशय है। जैसे संजय निरुपम के मन में एक कौंधता है कि सैफ इतना ठीक कैसे हो सकते हैं। जब कल वो छूटकर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। और 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। सैफ अली खान जब लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद निकले, कार में बैठे हुए मीडिया कर्मियों के संबोधन को मुस्कुराकर जवाब दिया। घर पहुंचे, खुद ही कार से उतरकर बिल्डिंग के भीतर जाते दिखे। और तभी नजर आता है सैफ के हाथ की कलाई में बैंडेज बंधी हुई है। यह हाथ में आई चोट की वजह से है, जो 16 जनवरी की रात 2 बजे उनके घर के भीतर हुए हमले में लगी। गर्दन के पास, कान के पीछे की तरफ बैंडेज दिखती है। अब इसे चमत्कार मानकर संजय राउत भी दबी जुबान शंकाओं में लिपटा हुआ एक सवाल उठाते हैं। ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारे लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। सैफ अली खान को दावा है 2 बड़े जख्म समेत 6 घाव चाकू के वार में लगे थे। सबसे बड़ा घाव पीठ में इस चाकू के टुकड़े के धंस जाने से आया। डॉक्टर्स ने पहले भी बताया था सैफ अली खान तब 16 जनवरी की रात ऑटो से अपने घर से अस्पताल तक खुद आए। अस्पताल में चलकर डॉक्टर के पास तक पहुंचे थे। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है,
तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस, ही इज अ रियल हीरो दैट वे। डॉक्टर्स के मुताबिक 16 जनवरी की रात सैफ अली खान घाव में भी शेर की तरह चलते हुए पहुंचे और 5 दिन में सैफ पूरी तरह फिट होकर घर भी आ गए। लेकिन सवाल महाराष्ट्र के नेताओं के मन में है कि क्या यूं मुस्कान दिखाते हुए सैफ अली खान ने हादसे की शिकन और सवाल दोनों को छिपाने की कोशिश की है। सैफ अली खान जब अस्पताल गए तो उनके साथ कौन सा बेटा था, बड़ा वाला बेटा कि छोटा वाला बेटा? कहते हैं कि तैमूर उनके साथ थे। तो क्या कोई एक नाबालिग बच्चा अपने बाप को इस हाल में लेके जा सकता और मां घर पे रहेगी? 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं, काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे। बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। अब मुंबई पुलिस ने भी जिस तरीके से 3 दिन में 3 अभियुक्त पकड़े हैं, वो भी हमको परेशान कर रहा है। जिस बांग्लादेशी का नाम आया वो हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हालांकि मुंबई पुलिस पूरी शिद्दत से जांच कर रही है और खबर है कि आरोपी के खिलाफ कई ठोस सबूत पुलिस को मिल चुके हैं, जिसमें घटना स्थल से बांग्लादेशी आरोपी की टोपी और उसके पास से खून लगे कपड़े मिले हैं। उधर महाराष्ट्र में बांग्लादेशी के नाम पर हो रही राजनीति पर डिप्टी सीएम का भी बयान आया है। कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। मुख्यमंत्री महोदय जी ने शुरुआत में ही निर्णय जो लिए हैं और उसके मुताबिक इसका तपास चल रहा है और जो भी हो उसको छोड़ेंगे। बांग्लादेशियों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? बांग्लादेश कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो ड्रग्स के धंधे में शामिल है, ड्रग्स सप्लायर जैसा काम कर रहे हैं। तो क्या इस बांग्लादेशी ने ऐसी किसी भूमिका में कोई काम किया है क्या? लेकिन क्या वो बांग्लादेशी सचमुच अभियुक्त है? इस पूरे प्रकरण के ऊपर खुलासा होना चाहिए और ये सारा खुलासा सही मायने में सैफ अली खान और करीना खान दोनों को करना पड़ेगा। जहां भी कोई इलीगल बांग्लादेशी इस रीजन में है, उसका एक जल्द से जल्द एक ऑडिट किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ जल्द से जल्द ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हालांकि ताजा मामले में सवाल विपक्ष की ओर से कम और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता की ओर से ही उठाए जा रहे हैं, जिसका जवाब गठबंधन की सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएगा। आज तक ब्यूरो। पुलिस ने इस आरोपी को तड़के पकड़ लिया, सुबह सुबह पकड़ लिया, उसके बाद उसको अदालत में लेके गए, अदालत में रिमांड मांगी गई और अब वो पुलिस के रिमांड में है। बाकी सारी छानबीन चल रही है। सैफ अली खान घर चले गए, उसके बाद ही मामला थम जाएगा। लेकिन राजनीतिक नेता ऐसे मामलों को थमने नहीं देते। इससे पहले भी हमने सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा हुआ है कि कई राजनीतिक नेता ही उस पर सवाल उठाने लग गए थे और आज की स्थिति में भी सैफ अली खान पर हमले के मामले में सुरक्षा पर चर्चा करने के बजाय उसकी थ्योरी पर सवाल उठाना शुरू हो गया है। और इसी पर हम दरअसल चर्चा करने जाएंगे और इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे आसिफ भामला, जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रखेंगे, शाइना एनसी शिवसेना की यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की भूमिका रखेंगी, चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस से इस चर्चा में जुड़ेंगे और उसके साथ साथ थोड़ी देर में हमारे साथ दुबे जी भी जुड़ रहे हैं शिवसेना से, शिवसेना यूबीटी से, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन कुल मिलाकर दोनों संजय, जो एक जमाने में सामना के एडिटर थे, सामना दोपहर का सामना के संजय निरुपम और अब सामना के एडिटर संजय राउत है ही, दोनों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सवाल क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो एक के बाद एक सवाल और इसके पीछे की राजनीति भी हमें देखनी पड़ेगी। तो सवाल क्या क्या उठाए जा रहे हैं? पहला सवाल यह उठाया जा रहा है कि आरोपी ये सैफ अली खान की सदगुरु शरण नाम की जो इमारत है उसमें घुसा कैसे, यह सवाल उठाया जा रहा है, जिसका जवाब पुलिस दे चुकी है। लेकिन यह सवाल उठाया जा रहा है आरोपी दीवार फांद कर घुसा, गार्ड क्या सोता रहा, इसका भी यह भी सवाल पूछा गया है नेताओं की तरफ से। बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे हुए थे, यह भी सवाल पूछा गया है। 4 पुरुष नौकर उस वक्त सैफ अली खान के घर में थे, लेकिन उसके बावजूद उनमें से किसी ने भी सैफ अली खान की मदद कैसे नहीं की। सीसीटीवी फुटेज में, यह सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सीसीटीवी फुटेज में जिस आरोपी का चेहरा दिख रहा है वो असली चेहरे से बिल्कुल अलग कैसे दिख रहा है। दोनों चेहरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमले के 2 घंटे के बाद गार्डन में कैसे वो छुपा रहा, 2 घंटे तक गार्डन में कैसे छुपा रहा आरोपी ने कपड़े बदले, खाना खाया और बांद्रा स्टेशन तक कैसे पहुंच गया। मामले की जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर को क्यों नहीं बदला गया। उसके बाद सवाल पूछा गया कि आरोपी जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से क्यों गया। कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे कि भाई सीढ़ियों से क्यों उतरा, लिफ्ट से भी उतर सकता था, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आरोपी सिर्फ पैसे लेकर बांग्लादेश ही वापस जाना चाहता था, यानी
इस पैसे का इस्तेमाल वो किस चीज के लिए करना चाह रहा था, यह भी सवाल पूछा गया है। तो आसिफ बामला जी, एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं देना चाहती है, ऐसा मुझे लगता है। और इसी से लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवेन भारती जो है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया हुआ है और उस ट्वीट के जरिए ये सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। वो सारे जवाब भी हम लोग डालेंगे, लेकिन पहले ट्वीट क्या किया है वो हम दिखाते हैं आपको। ट्वीट उन्होंने ये किया हुआ है कि मूर्ख को समझाना आसान है, बुद्धिमान को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन मूर्ख जो खुद को बुद्धिमान समझता है उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। देवेन भारती मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर, उनका थोड़ी देर पहले ट्वीट आया हुआ है। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक ट्वीट किया है और उसका अर्थ हिंदी में बताते हुए जो उन्होंने कहा है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि भाई जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। और ये सारे सवालों के साथ अब हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल शाइना एनसी जी आपको ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता संजय निरुपम ये सवाल उठा रहे हैं, आपके पार्टी के नेता, कि भाई आखिरकार यह आरोपी भाग कैसे गया। यह आरोपी मतलब उन्होंने एक माता दीन की कहानी करके कोई कहानी का जिक्र किया और कहा है कि पहले पुलिस सबूत इकट्ठा करती है और फिर आरोपी को पकड़ती है, यानी पूरा एविडेंस दिखाया जाता है और उसके बाद आरोपी को पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं वो ये पूरे मामले को लेकर। शाइना इनसी। साहिल जी, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि ये संजय निरुपम जी की शायद व्यक्तिगत राय मत हो सकती है। जहां तक शिवसेना की प्रतिक्रिया है, हमने हाल ही में अभी एक प्रेस करके स्पष्ट किया है कि महायुति की सरकार खड़ी है एक ही लक्ष्य के साथ कि जितने भी घुसपैठ हैं और जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको महाराष्ट्र से निकालना। 23 तारीख को हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के 99वें जयंती पे ये याद करना जरूरी है कि 1995 से 99 में वो सर्वप्रथम एक नेता थे जिन्होंने ये बांग्लादेशी मुद्दा उठाया और कहा कि घुसपैठ को बाहर निकालना चाहिए और कर दिखाया। वही महायुति सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी, वैसे देवेंद्र फडणवीस ने, और हम यहाँ कोई जासूस नहीं है ये केस को सॉल्व करना। आज सैफ अली खान हो, कल एक आम नागरिक हो मुंबई के, मुंबई पुलिस ने बेहतरीन काम की है और हमें विश्वास है कि ये केस को सॉल्व करेंगे। एज दे से, लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, लीव इट टू द डॉक्टर्स। और जहां तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो हमारे सरकार में जरूर है और हम चाहेंगे कि कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण की राजनीति न करे। ऑडिट रिपोर्ट्स के साथ जो लोग को वोट बैंक के नजरिया से उन्होंने रखा है बरकरार, वो कहां है, उनको ढूंढ निकाल के बाहर फेंकेंगे हमारे महाराष्ट्र से। ठीक है शाइना इंसी जी, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। देखिए, संजय निरुपम ने 2 सवाल उठाए। एक तो उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान और करीना को यह बात के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई वो इतने जल्दी ठीक कैसे हो गए। नंबर 1 पहला सवाल वो पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे पूछ रहे हैं। ये दोनों सवालों पर आपकी पार्टी की राय क्या रहेगी? आपको लगता है कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो सही पकड़ा गया है? क्योंकि ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि भाई ये दोनों चेहरे अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग तो नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर पे कि उनका कहना है कि जनता के मन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा है। आपकी पार्टी की इसको लेकर क्या भूमिका है? साहिल जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहूं, हमें पूरा विश्वास है मुंबई पुलिस पर। मुंबई पुलिस ने बहुत ही कठिन केसेस को भी सॉल्व किया है और हम कोई जासूसी एजेंसीज नहीं है। हम शासन प्रशासन विश्वास करते हैं हमारे पुलिस में। राजनीतिक इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ने दिखाया है और बिल्कुल योगेश कदम भी जो MOS हैं होम के, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हम उसके साथ साथ ये विश्वास दिलाना चाहते हैं मुंबई में और मुंबई कर को कि जो कोई लगे जिसको लगता है कि वो कानून अपने हाथ में ले, गैर जिम्मेदार, मतलब संजय निरुपम जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये आपका कहना है? वो उनकी व्यक्तिगत राय मत हो सकती है, मुझे कोई कहना नहीं है इसके ऊपर। मुझे मेरे पार्टी के तरफ से जो प्रतिक्रिया, लेकिन पार्टी के नेता आपके गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना हम।
नहीं तो वो जाने कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं शिवसेना के तरफ से मेरा राय मत रख रही हूं और जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। ठीक। आनंद दुबे, मतलब मामला खत्म हो गया। आप पूछ रहे थे ना कि भाई ये क्या सवाल उठा रहे हैं, आपस में ही उनकी भिड़ गई है, आपको कुछ अलग चीजें उसमें दिखाई दे रही थी। देखिए शाइना एनसी कह रही है कि शिवसेना की राय नहीं है। साहिल जी नमस्ते। देखिए साइना एनसी जी की पार्टी बहुत भोली भाली पार्टी है। ये लोग कहीं पे निगाहें करते हैं और कहीं पर निशाना करते हैं। आपके ये जैसे नहीं, बताते जिन्होंने हुए विचारधारा भी भूल चुके हैं। अच्छा अब प्लीज। शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब शांत। आपके बीच में मैंने नहीं बोला। देखिए इन्होंने अभी कहा कि हम मुंबई कर को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं। अरे मुंबई कर को तो बिल्कुल बाद में है। विश्वास दिलाना, पहले संजय निरुपम को तो विश्वास दिलाओ जो पूरे पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब वो लहूलुहान थे, घायल थे, तब वो लॉयन की तरह चलकर आए और 5 दिन बाद जब स्वास्थ्य लाभ लेकर बाहर गए तो लॉयन की तरह ही जाएगा ना। वो क्या बैसाखी पर या व्हील चेयर पर बैठ के जाएगा तब आपको अच्छा लगता? खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। विषय ये है साहिल भाई कि ये जो नूरा कुश्ती है ये महायुति में बहुत विकट रूप धारण करते जा रही है। यहाँ लड़ाई सैफ अली खान के घायल होने वाली नहीं है, यहाँ लड़ाई देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की ईगो की टकरा गई है। देखिए इनके जो पालक मंत्री का पद है, एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। आप कुछ भी इनके पालक, अरे तो आपका जब पक्ष आएगा साहिल भाई, ऐसे नहीं आप साहिल भाई। नहीं शाइना जी आपसे भी पूछ लेंगे ना, पहले उनको खत्म करने दीजिए। लेकिन खत्म करने दीजिए। बोलिए बोलिए आनंद जी बोलिए। चलिए 2 पालक मंत्री डिक्लेयर किए देवेंद्र जी ने, एक अदिति तटकरे जी रायगढ़ से और एक गिरीश महाजन जी नासिक से। उसी दिन से एकनाथ शिंदे परेशान है क्योंकि उनके बहुत ही प्रिय दादा से वंचित रह गए और उनके दूसरे भरत गोगावले जी वंचित रह गए। सुनिए पहले, अरे पहले सुनिए, देश की जनता के सामने बताने दीजिए। उसी दिन से नूरा कुश्ती है, ये खींचातान है, एक दूसरे को कैसे बदनाम किया जाए। देवेंद्र जी दावोस है, उसका लाभ लेते हुए एकनाथ शिंदे की पूरी टीम, चाहे संजय निरुपम हो और चाहे मिलिंद देवरा हो। मिलिंद देवरा चिट्ठी लिख रहे हैं कि घुसपैठ को रोकना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार को समन्वय बनाना चाहिए। अरे भाई जिसकी 11 साल से केंद्र में सरकार हो, अरे साइना जी आप तो ऐसे डिबेट पूरा सत्यानाश कर देंगी। हाँ क्योंकि आप गलत बोलते जा रहे हैं। साहिल भाई ये मतलब ये तो वही हो गया साहिल, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इसको तो उत्तर भारत में बनर गुरकी बोलते हैं कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे, केवल अपनी बातें कहेंगे। आप शांत हो जाइए। पहले आपकी बारी आएगी तो बोल देना, आपकी बारी आएगी तो बोल देना प्लीज, हाथ जोड़ता हूं, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं भी एक वक्ता हूं, आपको नहीं बोलने दूंगा। साहिल भाई ये नूरा कुश्ती महाराष्ट्र राज्य के 13 करोड़ की जनता के सामने ये लोग जानबूझकर खेल रहे हैं। चूंकि देवेंद्र जी दावोस में है उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि देवेंद्र भारती जी ने क्या ट्वीट किया है। वाह जबरदस्त ट्वीट है। उस ट्वीट के माध्यम से एकनाथ शिंदे की पूरी सेना को उन्होंने आईना दिखाया है कि मूर्ख को समझाया जा सकता है, बुद्धिमान को समझाया जा सकता है, लेकिन वो जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है उसको हम कैसे समझाएं भाई। क्या आईना दिखाया। शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सरकार में शामिल पार्टी के प्रवक्ता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और जो सरकार में शामिल नहीं है उस पार्टी के प्रवक्ता आकर कह रहे हैं कि वाह भाई वाह, मुंबई पुलिस ने क्या ट्वीट किया। आसिफ बामला जी क्या हो रहा है? देखिए वो आनंद दुबे कह रहे हैं कि दरअसल ये तो कुछ और ही मामला है और सैफ अली खान करीना के मामले के जरिए किसी और पर निशाना साधने की कोशिश चल रही है। देखिए यही प्रतिमा है हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी की कि जो सत्ता और सरकार में है वो तो सराहनीय है ही है, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो भी उनकी सराहना करते हैं। और ये परंपरा जहाँ तक कि फडणवीस जी की राजनीति की बात करें तो पिछले समय जब वो मुख्यमंत्री थे तभी भी ये थी और आज भी वो चलती है और आगे भी चलती आएगी। लेकिन मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा, एक स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि ये हादसे में जो है राजनीति नहीं करना चाहिए। रही बात संजय निरुपम जी के विषय की, तो उनकी जो पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है शाइना एनसी जी ने उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो कि संजय निरुपम जी का ये अपना जाति वक्तव्य है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो आई थिंक दैट कंटेम्पलेशन एंड। एक बार जरा ना दूसरी बात रही विरोधी पक्ष क्या करो बामला जी एक सेकंड,
जी बोलिए, मैं भामला जी जरा मैं एक सेकंड है ना, जरा आपको बता देता हूं कि क्या क्या बोल रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि एक हिंदी कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद की, ठीक है, मैंने ये कहानी पढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहानी विशद भी की है। उन्होंने कहा है कि जिसमें पुलिस पहले एविडेंस तैयार करती है, प्रिपेयर करती है पूरा एविडेंस, और ये संजय निरुपम कह रहे हैं, ठीक है, पूरा एविडेंस तैयार करती है और उसके बाद देखती है कि कौन सा आरोपी उसमें फिट बैठ सकता है। तो पहले एविडेंस तैयार करके उसके बाद उसको फिक्स किया जाता है उस आरोपी को, ठीक है। क्या इसी तरीके की कोई चीज इस केस में भी बन रही है, ये सवाल उन्होंने उठाया हुआ है। उसके बाद बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने बात कही है। मुंबई पुलिस के किसी भी रिपोर्ट में ये बात तो मैंने देखी नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मुंबई इज अनसेफ, मुंबई अनसेफ है बिकॉज इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स यहां पर मिल रहे हैं और लोगों को उन पर आरोप लगाना, उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आखिर में वो कहते हैं कि लोगों के मन में मुंबई की कानून सुव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आसिफ बामला। नहीं, देखिए निरुपम जी के जो विषय है वो अपनी जगह दुरुस्त है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने अगर ये कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, होम मिनिस्ट्री फेल हो गई है, महाराष्ट्र की सरकार जो है सिटीजन अनसेवर, क्या भूचाल है क्या? यू कांट ब्लेम अ नेशन फॉर वन इंसिडेंट। दिस इज समथिंग जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, जो नहीं सुनिए, ये मुझे पूरा बोलने दीजिए। आई डोंट नीड एनी इंटरप्शन बिकॉज़ एक मिनट देखिए आनंद दुबे जी, आप अभी बीच में नहीं आएंगे, आप बीच में मत आइए। आपके साथ जो नहीं तो मैं आपको वो व्यक्ति का नाम दे रहा हूं। नहीं क्रॉस टॉक मत करिए आनंद दुबे, क्रॉस टॉक मत करिए, उनकी बात खत्म करने दीजिए। ये क्रॉस टॉक मत करिएगा। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है। आप अभी देखिएगा ANI में कि यू कांट ब्लेम अ नेशन फॉर एनी वन मैन्स रॉन्ग डूइंग। ये अभी का स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। एक तो जहां तक के ये बात रही कानून सुव्यवस्था की, आप क्या कानून सुव्यवस्था की बात कर रहे हैं आनंद जी? आपके सरकार में लेकिन आप बाद में बोलिएगा मेरा होने के बाद, कृपा करके, वरना अभी भी आप इंटरजेक्ट करोगे। वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके सरकार में तो गृह मंत्री 100 करोड़ की फिरौती मांग रहे। आपके सरकार में तो मुकेश अंबानी जी विश्व के उद्योगपति अनसेफ थे। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ये हादसा जो है लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, जिसको जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको पकड़ा गया है। वी हैव अ वेरी स्ट्रांग पुलिस सिस्टम। आप कब से जवाब देना चाह रहे थे? होम मिनिस्टर लाइक एक मिनट आनंद दुबे जी, पहले सप्रा जी के पास चलेंगे। प्लीज मुझे और 5 सेकंड दीजिए। चलिए सप्रा जी, आपने देवेंद्र भारती का ट्वीट भी देख लिया, आपने सवाल भी देख लिए। So there is a law and order in चल place. 10 सेकंड आसिफ भाई, 10 सेकंड, उसके बाद रणजीत सिंह सप्रा बोलेंगे। Home Minister like Devendra Fadnavis ji. So please Sahil, people should not take the Home Minister, the state for granted. We have a very strong administrator. देवेंद्र भारती जी का भी स्टेटमेंट आपने देखा है, उस पर मुझे जाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस किस्म का अगर बरगलाने का काम कर रही है और पुलिस क्राइम ब्रांच सक्षम है इसको अंजाम देने के लिए, इतना मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, चरणजीत सिंह सप्रा। देखिए साहिल जी, मैं तीनों प्रवक्ताओं की बातें सुन चुका हूं और इससे मैं यही अंदाजा लगा सकता हूं कि जिस तरह से शिंदे सेना की प्रवक्ता ने संजय निरुपम से अपना पल्ला झाड़ा है, यानी इनको भी अभी समझ में आई है कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन इसको हम इतनी लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि संजय निरुपम एक कद्दावर नेता है। वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार रहे हैं, अभी शिंदे सेना की टिकट पर वो चुनाव भी लड़े थे। तो जब संजय निरुपम जैसा नेता कुछ ऐसी स्टेटमेंट देता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई राजनीति होती है, ये पक्की बात है। ये कितना ही कह लें, पल्ला झाड़ लें, उससे बात नहीं बनती है। संजय निरुपम ने पहली बात तो उन्होंने सारे पुलिस प्रशासन, एक मिनट, सारे पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। फिर उन्होंने लीलावती के जितने डॉक्टर है या जो कार्य प्रणाली हुई उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। यानी जब सत्ताधारी पार्टी के नेता को ही पुलिस प्रशासन में विश्वास नहीं है, वो इस तरह से पल्ला झाड़ करके नहीं चला जाएगा। ये या तो आपकी दोहरी नीति है
या फिर आजकल जो महाराष्ट्र के अंदर सीएम वर्सेस डीसीएम चल रहा है, उस एपिसोड का ये एक अंश है। ये बोला गया है इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए। क्या सीएम वर्सेस डीसीएम चल रहा है? और खुद अब बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ना ना ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए सवाल ये भी है कि संजय निरुपम क्यों कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं पता है कि अरे साहिल इसको कंट्रोल करो ना भाई। संजय निरुपम नहीं भाई, आप बोलिए भावना जी, आपकी बात सुनी कि ना समझे। आप क्रॉस टॉक मत करिएगा, क्रॉस टॉक मत करिएगा, क्रॉस टॉक मत करिए भावना जी, क्रॉस टॉक नहीं होना चाहिए। महायुति की सरकार, अरे आसिफ बामला क्रॉस टॉक चैनल पर बैठे हो, सुनो मेरी बात। संजय निरुपम ये कहना चाहते हैं कि महायुति की सरकार जो है वो लच्चर और लाचार है। ये खुद आप ही के नेता कह रहे हैं, और वो लाचार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है, सड़क पर खड़े बाबा सिद्दीकी का। उससे पहले सलमान खान के घर पर गोलियां चलती हैं, सलमान खान को बुलेट प्रूफ कांच लगाने पड़ते हैं। उससे पहले उसके पिताजी के कान में आकर के धमकी दे जाते हैं कुछ गैंग वॉर वाले लोग। उससे पहले डोंगरी के अंदर छगन भुजबल के कार्यकर्ता की 22 स्टैबिंग होके उसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले गणपत गायकवाड़ जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर कल्याण में अपने ही मित्र पक्ष के शिंदे सेना के पूर्व विधायक के ऊपर गोली चलाता है। उससे पहले अभिषेक गोसालकर की एफबी लाइव के ऊपर हत्या होती है। फिर बीड़ के अंदर हत्या होती है संतोष देशमुख की, सरपंच की। परभनी के अंदर हत्या होती है। नागपुर में गैंग वॉर चल रहा है। पुणे के अंदर कोयटा गैंग, पूरे महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, यही संजय निरुपम कह रहे हैं। यही संजय निरुपम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार लच्चर और लाचार, महाराष्ट्र की सरकार लच्चर और लाचार। सुन मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरी बात को, चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे से ज्यादा चिल्ला सकता हूं मैं, बामला तुम्हारे से ज्यादा चिल्ला सकता हूं। जरा एक मिनट, जरा दोनों को शांत करिए। चिल्ला सकता हूं मैं। सप्रा जी नहीं, जरा कोई मत चिल्लाइए, जरा दोनों को शांत, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। भाई आप एक जमाने में एक ही पार्टी में थे, आप अलग अलग पार्टी में एक दूसरे के साथ झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। जरा मुझे एक सवाल पूछना है। शाइना इंसी, जरा एक मिनट दोनों को शांत करिएगा प्लीज। शाइना इंसी जी, चलिए आपने संजय निरुपम का ये व्यक्तिगत राय बताया, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि उनकी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन सवाल तो उन्होंने सही उठाया है ना। अगर आप दूसरी नजर से देखें भाई, किसी भी जनता के मन में, क्योंकि उन्होंने इस सारी चीजों का जिक्र किया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या होना या संजय निरुपम के सलमान खान के घर पे फायरिंग होना या बाकी सारी चीजें जो मुंबई में हुई है, और इसी के वजह से उनका यह कहना है कि लोगों के मन में कानून सुव्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है। संजय निरुपम जो लोगों में जाते हैं, नेता है, चुनाव लड़ते हैं, जो लोगों के मन में उन्होंने देखा वो उन्होंने सवाल उठाया, तो उस पर क्या गलत है? देखिए, उनकी जो व्यक्तिगत राय मत है वो प्रजातंत्र लोकतंत्र में हर एक मुद्दे के ऊपर 100 प्रतिक्रिया हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये शिवसेना का राय मत है। हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुंबई पुलिस पे विश्वास करते हैं। शासन प्रशासन यानी कि महायुति के नेतृत्व ने ठान लिया है कि घुसपैठ को लेके ना सिर्फ ऑडिट, ये देखना कि जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हाल ही में किरीट सोमैया ने मालेगांव का खुलासा किया, कैसे लोगों को लाया गया, कैसे वोटर लिस्ट पे लाया गया, ये सब चीजों के ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एकनाथ जी शिंदे ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी गुनहगार है उनके प्रति कार्रवाई के साथ साथ सजा, ताकि कानून का खौफ हो। ये वही महाराष्ट्र है जहां आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट ने 1995-99 में घुसपैठ को बाहर फेंका, और हमारी महायुति की सरकार यही करने वाली है। आप एक हाई प्रोफाइल केस के ऊपर बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, सवाल प्रश्न चिन्ह कोई भी उठाए, इसका मतलब नहीं कि पार्टी की प्रतिक्रिया ये है। और जो उबाटा सेना के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं, लेकिन मतलब सवाल उठाना गलत नहीं है ना, आपका कहना है? उनको जवाब देना चाहिए कि जब उलेमा का समर्थन लेते हैं इलेक्शन में और वहां एक पत्र भेजते हैं जहां 17 नंबर का पॉइंट क्या है कि जो भी ग्लास कॉन्विक्स है उनको बाहर निकालिए। ये आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये सब चीजों के ऊपर जवाब नहीं देते हो। चलिए आनंद दुबे पहले तो जब हम राजनीतिक जीवन में काम करते हैं साहिल भाई, तब हम व्यक्तिगत नहीं रह जाते। संजय निरुपम शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी वाली है, उस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं। वो कोई बात कह रहे हैं तो व्यक्तिगत नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात,
किस उलेमा का चिट्ठी को हमने एक्सेप्ट किया, जरा बताइए, कोई प्रूफ है? कौन उलेमा? हम तो जानते भी नहीं वो सज्जानी कौन है। ये इन्हीं लोगों के द्वारा भेजा हुआ कोई, हमें लगता है कि कोई इसमें षड्यंत्र है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, वो भी हम नहीं जानते। तीसरी बात, आदरणीय देवेंद्र भारती जी किसको समझाना चाह रहे हैं? जिसने सवाल उठाया है। सवाल किसने उठाया है? शिंदे सेना के नेता ने। अगर कोई विपक्ष का नेता ये सवाल उठाया होता तो हम समझते कि इस पर जरूर एक बहस होनी चाहिए, लेकिन शिंदे सेना का व्यक्ति संजय राउत भी उठा रहे हैं सर। नहीं, संजय राउत जी ने सवाल नहीं उठाया। संजय राउत जी ने कहा है कि डॉक्टरों ने एक चमत्कार किया है कि 5 दिनों में उनको ठीक किया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे डॉक्टर भगवान है। कोरोना काल में हमारे डॉक्टरों ने हमें जीवन दिया है, और लीलावती के डॉक्टरों को कौन नहीं जानता? वो चाहे बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सबकी सेवा करते हैं। तो संजय राउत जी कुछ कहना चाह रहे थे, दुबे जी मत जोड़िए। आनंद दुबे, संजय सप्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आसिफ बामला भी कुछ कहेंगे। नहीं, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्राइमा फेसा ये दिख रहा है कि ये अंतरकलह है। जो मैंने कहा कि सीएम वर्सेस डीसीएम चल रहा है, सीएम वर्सेस डीसीएम का ये अंतरकलह है। जिस तरह से देवेंद्र भारती का भी एक स्टेटमेंट आया है, सप्रा जी आप भी सुनिए ना, जिस तरह से देवेंद्र भारती का स्टेटमेंट आया है, देवेंद्र भारती जो है देवेंद्र फडणवीस के खास आदमी है। देवेंद्र फडणवीस के बोलने पर यह देवेंद्र भारती का ट्वीट आया है, नहीं तो एक आईपीएस ऑफिसर का ऐसा ट्वीट नहीं आ सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये देवेंद्र फडणवीस वर्सेस शिंदे जो चल रहा है ये वो है। दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम चालू है, पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो काम चालू है ना, कभी मिलिंद देवरा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, कभी संजय निरुपम पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। ये वो धंधा चल रहा है। ये राजनीतिक अपनी फायदा लेने के लिए ये इस केस में भुनाया जा रहा है। इसमें राजनीतिक अवसरवादी आसिफ बामला जी ठीक है, आसिफ बामला जी, ये क्या, ये अंतरकलह की बात क्यों बार बार उठ रही है? ये क्या अंतरकलह है? ये क्या सीएम वर्सेस डीसीएम मामला चल रहा है? ये क्या मामला चल रहा है? कोई कहता है कि भाई कोई एमएसआरटीसी की बसेस का कुछ कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया, उसको लेकर उसके बाद ये उसका जवाब है वगैरह, ये क्या चल रहा है? आसिफ बामला जी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। पहले मैं आसिफ बामला जी क्या चरण जी को बता दूं, पहले मैं सप्रा जी को बता दूं कि देवेंद्र भारती देवेंद्र जी के करीब है, ये बात ये बता रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि इनके कांग्रेस के आमदार हो, मंत्री हो, ये भी सब देवेंद्र तो नहीं है करीब। जब वो आते तो सबसे पहले सिकुड़ के वही खड़े रहकर उन्हें मिलके। सुनिए एक बात भी आप सुनिए, सप्रा जी सुनिए, आपने कहा मैं बीच में नहीं बोला, नहीं मेरे बीच में भी आप बोल रहे थे। आपके आमदार आज जो है ना, आपको बहुत मजा आ रहा था, आपके पार्टी के जो आमदार है ना, सुनिए आपके आमदार, अरे चलिए बीच में मत बोलिए सप्रा जी, नहीं सप्रा जी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी सप्रा जी, आपको तो बात सुननी चाहिए। आप तो कई चर्चा में आते हैं। जब मैं बोल रहा था नहीं बामला जी, आपने भी बीच में बात की। नहीं एक मिनट, अरे जब मैं नहीं ठीक है, अभी सप्रा जी नहीं एक मिनट जरा भाई, सबका आवाज कम करिए, सबका आवाज बंद करिए, सबका आवाज बंद करिए, सबका आवाज बंद करिए। देखिए ऐसा है कि चर्चा तब होगी जब एक दूसरे की बात सुनी जाएगी। बामला जी आपने भी बीच में बोला, उसका वो जवाब दे रहे, उसके चक्कर में चर्चा नहीं हो पाएगी। तो अभी बामला जी बात करेंगे, आसिफ बामला, उसके बाद जिसको जवाब देना है वो जवाब दे सकता है। पहले आसिफ बामला अपनी बात खत्म करिए। आसिफ बामला जी, तो जो देवेंद्र भारती जी के बारे में बोल रहे थे, तो देवेंद्र भारती जी तो ऑफ कोर्स ही इज हेडिंग द पुलिस ऑन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, तो वो करीब है ही और होने भी चाहिए। लेकिन आपके कांग्रेस के जितने मंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, ये भी सब देवेंद्र जी को देकर सिकुड़ जाते हैं और खड़े होकर आदर प्रणाम करते हैं। ये बात एक अलग बात है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी बिठाई है और जो इन्फिल्ट्रेटर्स जो है उसके प्रति जो है हमें सख्त कदम लेना होगा। हमने ये जो एनआरसी, ये वो जो कायदा कानून लाते हैं, तो सबसे पहले विपक्ष इस पर हा हुल्ला करता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर मैंने आपने देखा मिलिंद देवरा की भी स्टेटमेंट पढ़ी और बाकी भी अन्य लोगों की स्टेटमेंट्स है कि इस पर हमें सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि दिस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स।
और लास्ट में ठीक मैं है। आपको ये बताना चलिए, हो गया। कि ये जो मतभेद क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बीजेपी में और एकनाथ शिंदे जी में, तो ये संकल्पना और ख्वाब आप लोग मत देखें। हम लोग यूनाइटेड है और 5 साल जो है आप लोग आराम से आराम करिए। ये सरकार महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाएगी। देवेंद्र जी, एकनाथ जी, अजीत जी सक्षम है। ये तमाम और जो और अगेन एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, सप्रा जी, ये जो बार बार आप लोग कहते हो ना कि नहीं, बस हो भूकंप आ गया। अरे दूसरे को भी बोलने दीजिए। सप्रा जी जवाब दीजिए। चलिए, ऐसा है, एक आधे हादसे से महाराष्ट्र को साहिल भाई, ठीक है, साहिल ठीक भाई, है। अभी इनका फेडर डाउन करिए। यही होता है। चलिए, बामला जी, आपकी बात समझ में आ गई। नहीं बोल सकते, नहीं। ओके, साहिल जी, चलिए सप्रा जी बोलिए। चलिए, साहिल जी, बोलिए सप्रा जी, बोलिए। बात है कि संजय निरुपम ने 2 टूक कहा कि महायुति की सरकार लच्चर और लाचार। ये दोनों प्रवक्ता, शिंदे सेना और बीजेपी के प्रवक्ता, उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। इनको क्या इन्होंने संजय निरुपम को क्रिटिसाइज किया? नहीं किया। क्या ये संजय निरुपम के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई, कोई एक्शन लेंगे, पार्टी की कोई एक्शन लेंगे? इसके ऊपर भी ये नहीं बोल रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि ये मिली जुली सरकार है। ये सीएम वर्सेस डीसीएम ही चल रहा है, उसका एक अंश है। संजय निरुपम जी को बोला गया कि आप इस तरह का वक्तव्य करिए, उन्होंने किया। उन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया है जिसके लिए देवेंद्र भारती सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिफेंड करने के लिए आए हैं। सीधे शरेआम दिख रहा है, इसमें कोई केमिस्ट्री और कोई मैथमेटिक्स नहीं है। ये दोनों प्रवक्ता जो है, इनको तो दर्शकों से माफी मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी सरकार चुन करके आई है जो कानून व्यवस्था जो है नहीं संभाल सकती है। एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, एक के बाद एक वारदात हो रही है और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बामला जी, अभी आप बीच में बोल रहे हैं। शाइना इंसी को जवाब देने दीजिएगा। शाइना इंसी को जवाब देने दीजिएगा। शाइना इंसी, साहिल जी, चलिए। साहिल जी, सप्रा जी को तो सप्रा पूरे जी, देश अब को जवाब सुन माफी लेते हैं। मांगनी चाहिए। पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए सप्रा जी को, क्योंकि उनके कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की। ये घुसपैठ आए कैसे? सवाल का जवाब दीजिए। जब वेस्ट बंगाल में एंट्री होती है और आसाम में नहीं, आसाम में नहीं। आप अवसरवाद की बात कर रहे हैं। आपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। बोगस वोटर्स कैसे आए हैं लिस्ट में? थोड़े थोड़े मुस्लिम पॉकेट्स में, थोड़े थोड़े मुस्लिम पॉकेट्स में, थोड़े थोड़े मुस्लिम पॉकेट्स में आपके वोटर्स आ गए हैं। वहां आपके पास कोई पेपर वर्क नहीं। बिल्कुल सच्चाई से आप पलट कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो बोगस वोटर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बोगस वोटर, देखिए देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारी थियरी जिसको लेकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने आखिरकार इस चर्चा में शामिल तो हुए, क्योंकि कोई ना कोई इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये थ्योरीज बन कैसे रही है। और इसी तरीके के सवाल सुशांत सिंह राजपूत के वक्त भी उठाए गए थे, जो केस अभी भी सीबीआई के पास पड़ा हुआ है। सीबीआई के रिपोर्ट का अब भी सबको इंतजार है, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर साफ शब्दों में कह चुके हैं, मूर्ख को समझाना आसान है, बुद्धिमान को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन मूर्ख जो खुद को बुद्धिमान समझता है उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। लेकिन फिर भी कुछ समझाने की कोशिश हम कर देते हैं, क्योंकि कुछ सवाल के जवाब हमने मांगे थे और वो जवाब हमारे पास आए हुए हैं। देखिए सवाल है, आरोपी ये बिल्डिंग में कैसे घुसा? तो दीवार फांद कर घुसा। दीवार काफी बड़ी नहीं थी, ये बात उस पर रखी गई है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उनका यह कहना है कि दीवार लंबी नहीं थी, जो साफ वहां पर दिखता है। आरोपी दीवार फांद घुसा, लेकिन क्या गार्ड सो रहा था? तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में यह बात निकल कर आई है कि हाँ, गार्ड सो रहा था, और इसी के वजह से सवाल इस पर उठाए गए हैं कि भाई इस तरीके की एजेंसीज रखनी चाहिए या नहीं। बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे? कैमरे नहीं लगाए गए थे, और इसी को लेकर अब मुंबई पुलिस ने इन्हें कहा है कि भाई इस तरीके के कैमरे लगाना जरूरी है। 4 पुरुष नौकरों में से किसी ने भी सैफ की मदद क्यों नहीं की? तो उनका जवाब है कि वो नौकर डर गए थे जिस तरीके से अचानक हमला हुआ। और आखिर में सीसीटीवी फुटेज से आरोपी का चेहरा बिल्कुल अलग कैसे है? तो उनका यह कहना है कि जो फुटेज सीसीटीवी का बनाया गया है वो मोबाइल से क्लिक किया गया है, असली फोटोग्राफ, और उसमें फर्क दिख सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये सारे सवालों पर मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन से जवाब देगी, और उम्मीद करते हैं कि जो जो सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं उसके जवाब सही समय पर
मिल पाए, वरना एक बार फिर इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हम आज तक देखते रहेंगे